हेलो फ्रेंड, पर्यावरण पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे टीचर यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते भी हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, नोक्रेक जैव मंडली किस राज्य में अवस्थित है। देखिए नोक्रेक जैव मंडली वायु रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, या इससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैव मंडल रिजर्व से या बायो रिजर्व से या इस तरीके की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आपको बतानी है किस राज्य में है, मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में या असम में। तो आपका आंसर होगा मेघालय में। देखिए मेघालय से क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछेगा कि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। ठीक है, गारो खासी और जयंतिया इन सब की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये भी आपकी मेघालय में पड़ती हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, वो होती है आपकी मासिन राम में। और मासिन राम जो है वो किस पहाड़ी पे पड़ता है, तो ये पड़ता है खासी पहाड़ी पर। ठीक है, खासी पहाड़ी पर। यानी अगर आपसे क्वेश्चन टफ करके पूछेगा तो ये पूछेगा कि मासिन राम किस पहाड़ी पे पड़ता है, ये आपका पड़ता है खासी पहाड़ी पर। बाकी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं ये भी आपकी मेघालय में पड़ती हैं। और गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ तो हैं ही हैं, साथ साथ जो है ये गारो खासी जयंती ये जनजाति भी पाई जाती हैं, यानी गारो खासी जयंतिया की ये जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो अगर आपसे जनजाति पूछे तब भी आपका आंसर वही होगा, अगर आपसे पहाड़ी पूछे तब भी आपका आंसर वही होगा। और एक क्वेश्चन से होता है शिलांग पठार। शिलांग पठार कहाँ पाया जाता है, ये भी आपका मेघालय में पाया जाता है। एक झील है लोकटक। लोकटक झील कहाँ पाई जाती है, पाई जाती है मणिपुर में। देखिए लोकटक की खास बात यह है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि लोकटक झील जो है वो किस वन जीव धारा में पाई जाती है। ठीक है, यानी किस क्षेत्र में ये पाई जाती है, वो आपको एक अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपसे कभी ना कभी टॉपिक पूछा जाएगा, टॉपिक दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा बताइए इसके लिए कौन सी मीटिंग हुई थी या कौन सा इसका सम्मेलन हुआ था। या आपसे पूछा जाएगा कि सम्मेलन का नाम बता दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसका संबंध किससे था। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल का नाम दिया गया कार्टाजेना प्रोटोकॉल। इसका संबंध किससे था, ओजोन परत के संरक्षण से, जैव सुरक्षा से, वन संरक्षण से या कार्बन उत्सर्जन से। तो आंसर होगा जैव सुरक्षा से। ठीक है, तो जैव सुरक्षा संबंधित से था। देखिए ओजोन परत से रिलेटेड एक था 1987 में आया था, उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे था, तो आंसर होगा ओजोन परत के संरक्षण से। और आपसे पूछे कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंध था, तो आंसर होगा जैव सुरक्षा से। एक सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं। ये कब हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भूतल पर सर्वाधिक सदस्य पाए जाते हैं किसके, एनिडा के, इकानोडर्मेटा के, स्तनधारी के, आर्थ्रोपोडा के। यानी कि ये सारे वर्ग हैं, इन सारे वर्ग में सबसे ज़्यादा जीव, सबसे ज़्यादा जो जंतु हैं ये सबसे ज़्यादा किस वर्ग के आते हैं, तो आंसर होगा आपका आर्थ्रोपोडा के। आर्थ्रोपोडा के जीव सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऐसे कौन सा वर्ग है इनमें से है जिसके सारे जीव जो होते हैं वो समुद्री होते हैं। ठीक है, इन तीनों में से ये आंसर है, आपको बताना है कि कैसा कौन सा वर्ग है इसके सारे जीव जो होते हैं वो समुद्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थानीय वनस्पति संरक्षण पद्धति नहीं है। देखिए स्वस्थानीय मतलब इन सीटू, इसे हम इन सीटू कहते हैं, ये पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए इन सीटू का मतलब ये होता है कि जो जनजाति या जो प्रजाति या जो जीव जंतु जो होते हैं जहाँ पाए जाते हैं उनको वहीं पर संरक्षण दिया जाता है। और एक्स सीटू का मतलब होता है कि वहाँ से हटाकर किसी और क्षेत्र में उनको संरक्षण दिया जाता है। तो इन सीटू के अंतर्गत कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, राष्ट्रीय पार्क, वनस्पति पार्क, बायो रिजर्व या अभ्यारण्य। तो आंसर होगा आपका वनस्पतिक पार्क। यानी बॉटनिकल पार्क जो होता है ये आपकी स्वस्थानीय पद्धति में नहीं आता है, ये आपका इन सीटू में नहीं आता है, ये आपका एक्स सीटू में आता है। आपको बताना है कि जो जू है ये आपका इन सीटू में है या एक्स सीटू में है। अगला क्वेश्चन देखिए, गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है नंदा देवी, नोक्रेक, लेमाटोल या सुंदरवन। देखिए नंदा देवी तो उत्तराखंड में है तो उसका कोई संबंध होगा नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, पाई जाती है मेघालय में, और मेघालय में ही नोक्रेक पाया जाता है। तो नोक्रेक में फैला हुआ है ये आपका क्या, गारो खासी
जयंतिया, चाहे फिर गारो पूछता तो आपसे पूछा कि गारो किस पे फैला हुआ है, नोकरेक, ये एक जैव मंडलीय रिजर्व है, बायो रिजर्व है, वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन महत्वपूर्ण रणनीति है। मतलब जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को अगर बचाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है। राष्ट्रीय पार्क है, सॉरी, जैव मंडल रिजर्व है, वनस्पति उद्यान है, या जंतु अभ्यारण्य है। तो जैव विविधता के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पद्धति आपकी है जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, बायो रिजर्व जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि कोई भी मतलब वहाँ की लकड़ी काटना ये सब अलाउ नहीं होता है, शिकार करना अलाउ नहीं होता है। इवन मतलब कुछ भी छोटी मोटी हरकत भी आप प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रणनीति जो होती है वो होती है जैव मंडल रिजर्व। हालांकि सभी चीज़ों में, राष्ट्रीय पार्क में भी, वनस्पति उद्यान में भी चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, पर इन सभी में सबसे जो मेन है वो है जैव मंडल रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। देखिए अधिनियम को बहुत याद रखिए, इस तरीके के क्वेश्चन या तो वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं या आपसे मिलान करने के लिए कहा जाएगा, इनमें से कौन सा मैच नहीं करता। देखिए जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में, आंसर होगा 2002 में। 1992 में आपका आया था पृथ्वी सम्मेलन, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड अभी तक का सबसे बड़ा सम्मेलन अभी तक हुआ है ये पृथ्वी सम्मेलन। और एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है कि एजेंडा 21 जो निकल के आया था वो आपका पृथ्वी सम्मेलन से ही निकल के आया था। अच्छा, एक 1986 याद रखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था ये भी आपका जो है इसी से रिलेटेड आया था 1986 से। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, हेवल्स, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, इसलिए हेवल्स कुछ नहीं है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, सभी जगह पर समान रहती है, या ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता का मतलब ये है कि चाहे वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो, उनकी अधिक मात्रा, उनकी अधिक प्रजातियां पाए जाना ही जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा की तरफ जब आप जाओगे तो आपको मिलेंगे घटेंगी, या जब आप उनकी तरफ जाओगे तो बढ़ेंगी। तो जाहिर सी बात है कि भूमध्य रेखा के पास जो है वो बढ़ती है। ठीक है, आंसर होगा बढ़ती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर ही आपके सदाबहारी वन पाए जाते हैं, कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, बहुत जंगली वन पाए जाते हैं, खासतौर से वहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कई वनस्पतियों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो आंसर होगा जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है तो भूमध्य रेखा की तरफ आप जाएंगे तो वो बढ़ेगी ना कि घटेगी। आगे देखिए, जैव विविधता ह्रास का महत्वपूर्ण कारण है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जैव विविधता जो घट रही है उसका मुख्य कारण क्या है। प्राकृतिक आवासीय विनाश, आवासीय प्रदूषण, प्रजातियों का विलोपन, मृदा प्रदूषण। आंसर होगा प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है, यानी जहाँ पे जो चीज़ थी या जहाँ पे जो चीज़ पाई जाती थी अब वो चीज़ खत्म हो रही है, जंगल बहुत सारे काट दिए जा रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, बहुत जगह जो है तालाब सूख रहे हैं, नदियों में पानी कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ जहाँ रह रही थी अगर वो चीज़ नहीं रह पाएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जैव विविधता को होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि जैव विविधता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन सा है उसको कमी होने के लिए, तो आंसर होगा प्राकृतिक आवासीय निवास। ठीक है, या उसका आवासीय निवास का खत्म होना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हॉट स्पॉट नहीं है। भारत में मेनली 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, उन 4 में से एक आपको बताना है उसमें कौन सा नहीं है, तो वो क्या होगा। तो पश्चिमी घाट होता है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ नहीं होती, हिमालय भी होता है और उत्तरी भारत भी होता है। तो आंसर होगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। हॉट स्पॉट वो अवधारणा है जहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, या फिर वहाँ पर कोई ऐसी कारण होता है इसके कारण वहाँ पर कोई चीज़ का नुकसान होने वाला होता है, या जो चीज़ थोड़ी सी रेड जोन में होती है उसके लिए भी हॉटस्पॉट माना जाता है। तो आंसर होगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, बाकी पश्चिमी घाट, हिमालय, पूर्वी हिमालय सारे ही जो है हॉटस्पॉट हैं, जो नहीं है वो आपका है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मेनली कहाँ पाई जाती हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपकी मेन सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो कहाँ पाई जाती हैं। विज्ञान की कौन सी शाखा है जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है, यानी कि ऐसी विज्ञान की कौन सी शाखा है जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा खतरा मानी जा रही है। रेडियोलॉजी, दूरसंचार, जैव प्रौद्योगिकी, या मानस वन्यजीव संघर्ष। ठीक है, मानव जन्य संघर्ष। तो आंसर होगा आपका जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है
वो सबसे ज़्यादा जो है नुकसान करती है जैव विविधता को, या उसके लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो जैव प्रौद्योगिकी से है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में, कर्नाटक में, मेघालय में या मणिपुर में? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, असम में कौन सा पड़ता है? देखिए मानस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, और ये आपका असम में पड़ता है। मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, अभी आपको बताया था नोकरेक। ठीक है, यहीं पर शिलोंग पठार है, यहीं पर ही गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और एक झील है जो है झील लोकटक, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है वो लोकटक झील है। ठीक है, और आपको बताना है ये किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। ठीक है, और उस अभ्यारण्य में हिंट दे रहे हैं आपको कि वो तैरता हुआ अभ्यारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सबसे पहले किस जैव मंडल को, बायोरिजर्व को आरक्षित किया गया था सबसे पहले? नंदा देवी को, नीलगिरी को, नोकरेक को या इंद्रावती को? तो आंसर होगा नीलगिरी क्षेत्र को। ठीक है, नीलगिरी को सबसे पहले जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। नीलगिरी मेनली कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और एक बात और भी है कि नीलगिरी जो है वो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु माना जाता है, या उन दोनों को मिलाता है, तो वो आपका पड़ता है नीलगिरी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऊंची चोटी का नाम क्या है? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जैव विविधता पाई जाती है सुरमा घाटी, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी इन सब में? सुरमा घाटी में, शांत घाटी में, फूलों की घाटी में या कश्मीर घाटी में? तो आंसर होगा सुरमा घाटी, यानी कि साइलेंट वैली। और साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है केरला में। केरला में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? वो होती है मालाबार के तट पे। और मालाबार तट पे बारिश किस मानसून से होती है? तो आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, तो शांत घाटी में जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। अगर शांत घाटी ऑप्शन ना होकर पश्चिमी घाट होता तो वो भी आंसर हो सकता था, पर इन चारों में से ही आपको बताना है। तो इन सब चारों के हिसाब से शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में साइबेरियाई सारस पराया कहाँ मिलते हैं? देखिए ये प्रवासी जीव हैं जो आ जाते हैं कुछ समय के लिए, बाकी ये परमानेंट नहीं पाए जाते हैं। तो ये शीतकाल में अक्सर आते हैं। आपको बताना है कि किस पक्षी विहार में या किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं ये? केवलादेव में, मानस में, रणथंभौर में या डचिगम में? तो आंसर होगा केवलादेव घाना पक्षी विहार। देखिए आपसे पूछे कि केवलादेव कहाँ पाया जाता है, तो आंसर मतलब केवलादेव पक्षी विहार कहाँ है, तो आपका राजस्थान में है। कभी कभार वो केवलादेव ना देखिए खाली घाना पूछता है कि घाना पक्षी विहार कहाँ है, तो आपका राजस्थान में है। ठीक है, और यही यहाँ पर ही साइबेरिया के सारस जो होते हैं वो कुछ समय में, शीतकाल के समय में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा केवलादेव घाना पक्षी विहार। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।